Hello everyone, myself Dr. Sandhya. I am Assistant Professor of Physics from Department of Higher Education, Haryana, India. Students, today we will discuss about free particle in one dimension box and its wave function. Then students comes to the content, and in content first of all there is introduction of the free particle, that what is free particle mainly, and second thing what is one dimension box, and third one eigenfunction of the particle in one dimension box. Then comes to the introduction. In the quantum mechanics, a box means a system in which the particle is free to move, or we can say that the potential energy of the particle is zero within the closed region, that is size of the box and infinite everywhere. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या समझेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर अगर हम वन डायमेंशन बॉक्स की अगर हम बात कर रही हैं, तो बॉक्स से हमारा मीनिंग है वो क्या है कि एक पार्टिकल है वो किसी, और सेकंड थिंग दो चीजें हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग है वो क्या है हमारा कि भी पार्टिकल है वो किसी बॉक्स के अंदर है, एंड जो सेकंड वर्ड हम यूज कर रही हैं वो क्या कर रही है, फ्री पार्टिकल। ठीक है, तो फ्री पार्टिकल है उसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल है उसकी कोई एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ठीक है, एंड सेकंड थिंग है वो क्या है कि बॉक्स से हमारा मतलब है कि जो पार्टिकल है वो एक इस तरह से सिस्टम के अंदर है कि उस सिस्टम के अंदर या फिर एक रीजन हमने डिफाइन कर दिया है कि इस रीजन के अंदर उसकी एनर्जी है वो क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, एंड जो ये रीजन हम कंसिडर करके चल रही हैं वो एक क्लोज रीजन है एंड इनफाइनाइट एवरीवेयर। ठीक है, तो पोटेंशियल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा इस रीजन के अंदर, जो रीजन हम कंसिडर करके चल रही हैं जिसको हम एक बॉक्स का नाम दे रही हैं, इस रीजन के अंदर हमारा जो पोटेंशियल होगा वहां पे वहां जो पोटेंशियल है वो क्या है, एक तरह से जीरो है। ठीक है, एंड आउटसाइड उस पार्टिकल के लिए वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, आपकी इनफाइनाइट है। ठीक है, इन वन डायमेंशन मीनिंग इट इज द पार्टिकल विल मूव ओनली इन वन डायरेक्शन सच दैट एक्सेस ओनली। ठीक है, वन डायमेंशन है तो उसका मतलब क्या हुआ कि मतलब पार्टिकल है उसकी मूवमेंट हम बात कर रहे हैं किसके अंदर, अलोंग ओनली वन एक्सिस। ठीक है, कि जैसे आप वन डायमेंशन या फिर लाइन की बात करते हो, आप किसी लेंथ की बात करते हो, तो वो हमें पता है कि हम किसी एक एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं। वो एक्सिस आपकी एक्स भी हो सकती है, वो वाई भी हो सकती है, या वो इंडिविजुअली आपकी जेड भी हो सकती है। ठीक है, प्लेन में हम बात करते हैं तो प्लेन में हम किस में बात करते हैं, दो मतलब एक्सिस का कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा, वो एक्स वाई भी हो सकता है, वो वाई जेड भी हो सकता है, वो आपका जेड एक्स भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी दो कॉम्बिनेशन है वो आपके हो सकते हैं। तो आप वन डायमेंशन अगर वर्ड यूज कर रहे हो तो वन डायमेंशन का मतलब क्या है कि आप एक लाइन के अलोंग बात कर रहे हो उस पार्टिकल के मूवमेंट की, या फिर जो बॉक्स की आप बात कर रहे हो उसका डायमेंशन एक तरह से फाइनाइट है किसी एक रीजन के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं किसी एक लाइन के अलोंग। ठीक है, वो लाइन है उसको इन्होंने अज्यूम किया है क्या, वो एक्स एक्सिस है। थर्ड पॉइंट है वो क्या है, द वॉल ऑफ द बॉक्स आर नॉन पेनिट्रेबल सो द पॉसिबिलिटीज ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स इज जीरो। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि जो वॉल्स हैं वो क्या है, नॉन पेनिट्रेबल है। ठीक है, तो आपका पार्टिकल है वो उन वॉल्स के अंदर ही रहेगा, उनको पेनिट्रेट नहीं कर सकता, उसकी एनर्जी है वो इतनी नहीं है कि वो जो इनफाइनाइट पोटेंशियल है आउटसाइड उसको एक तरह से अचीव वो कर सके। ठीक है, तो जो वॉल्स हैं वो क्या है, नॉन पेनिट्रेबल है, सो द पॉसिबिलिटीज ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स इज जीरो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो पार्टिकल के जो मिलने के जो चांसेस होंगे वो क्या होंगे, सिर्फ इस बॉक्स के अंदर ही है। ठीक है, उसके बाद है द वॉल ऑफ द बॉक्स आर रिजिड एंड इलास्टिक मींस टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट एंड द पार्टिकल विल रिबाउंड विद सेम एनर्जी। ठीक है, जो वॉल्स हैं वो हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि वो रिजिड है, सेकंड थिंग है वो क्या है, इलास्टिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, एक तरह से उस पार्टिकल के लिए कांस्टेंट है। एंड इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि मतलब जब भी एक तरह से कॉलिजन होता है उस पार्टिकल का, ठीक है, मतलब एक तरह से बॉल्स के साथ जब भी वो स्ट्राइक करेगा तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ठीक है, एनर्जी है वो सेम एनर्जी के साथ वो क्या करेगा, रिबाउंड करेगा। तो ये दो तीन पॉइंट्स हैं इंट्रोडक्शन में जो हम स्टार्टिंग में कंसिडर करके चल रही है कि आप बॉक्स कंसिडर करके चल रहे हो, इसका मतलब क्या है कि वो एक रीजन है जिसके अंदर वो पार्टिकल है वो एक तरह से कंस्ट्रेंट होके रहेगा, और वो रीजन आप इस तरह से कंसिडर करके चल रही हो कि पोटेंशियल है उस विद इन दैट रीजन आपका पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, उस पार्टिकल के लिए जीरो है। ठीक है,
एंड आउटसाइड द बॉक्स है वो आप क्या कह रहे हो कि वो पोटेंशियल आउटसाइड द बॉक्स है वो क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, सेकेंड थिंग आपने अज्यूम किया है कि पार्टिकल है वो उसकी मूवमेंट है वो सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग है, जिस तरह से कि आपका वो क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ हम अज्यूम करके चलेंगे वो अलोंग एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड थिंग है वो क्या है कि वॉल्स आर नॉन पेनिट्रेबल। ऐसा नहीं है कि जो मतलब पार्टिकल है वो पेनिट्रेट करके आउटसाइड द वॉल है वो जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्स को वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता, तो जो पार्टिकल है उसको मिलने के जो चांसेस हैं वो क्या है, मैक्सिमम चांसेस आपके क्या होंगे कि वो पार्टिकल विद इन बॉक्स ही हमारा रिसाइड करेगा। ठीक है, लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि जो वॉल्स हैं वो हम इस तरह से मान के चल रही हैं कि वो रिजिड हैं एंड इलास्टिक हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल है उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। ठीक है, एनर्जी होगी वो क्या होगी, थ्रू आउट द टाइम आपका क्या होगा, एक तरह से वो कांस्टेंट होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि if one dimension box has a width a, then the potential energy mathematically can be written as, ठीक है, आप मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि अगर v ऑफ x है वो हमारा क्या दिखा रहा है, पोटेंशियल को शो कर रहा है, तो आप क्या कहोगे कि v ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, पोटेंशियल है वो हमारा 0 है फॉर x इज इक्वल टू इफ x लाइज बिटवीन 0 टू a। 0 टू a का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, या फिर हम कह सकते हैं लेस देन आपका क्या हो गया a से। ठीक है, और ये हम कह रहे हैं कि मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि v इज इक्वल टू 0 फॉर इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग है वो क्या है, इनफाइनाइट फॉर x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन a। लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन a का मतलब क्या हुआ कि हम बात कर रहे हैं किसके, आउटसाइड द बॉक्स। ठीक है, तो आप मैथमेटिकल पोटेंशियल एनर्जी है वो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, जैसे अभी हमने थ्योरेटिकली बताया, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मैथमेटिकली उसी चीज को एक तरह से समराइज कर दिया कि पोटेंशियल है वो इनसाइड द बॉक्स है वो हमारा क्या होगा 0 एंड पोटेंशियल आउटसाइड द बॉक्स है वो क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट है। ठीक है, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन फॉर द पार्टिकल ऑफ मास m इन कंस्ट्रेंट इन ए बॉक्स इज, अब अगर हम स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को राइट डाउन करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा कि स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन है वो हमारी क्या होगी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m करली स्क्वायर साई एंड डिवाइडेड बाय करली स्क्वायर x प्लस v ऑफ साई इज इक्वल टू आइटा एच क्रॉस एंड करली साई डिवाइडेड बाय करली t। ठीक है, तो एक तरह से ये हमारी क्या होगी, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन है। एंड स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन में हमारा क्या हो गया कि अगर मतलब एक तरह से कंस्ट्रेंट है वो इस बॉक्स के अंदर, तो हमारे पास क्या है, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। यहाँ पे साई है वो हमारा क्या है, एक तरह से वेव फंक्शन है, एंड एच क्रॉस होता है वो हमारा क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट जनरली हमारा क्या होता है, एच होता है, एंड एच क्रॉस होता है वो एक तरह से क्या होता है कि एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। ठीक है, तो मतलब एक तरह से आपने किसी नंबर से आपने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो है एक्चुअल में वो आपका क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन है वो हमने ली है। उसके बाद आप ग्राफ के फॉर्म में दिखाओगे तो वो आप एक तरह से पिक्चर के फॉर्म में आप इस तरह से दिखाओगे वन डायमेंशन बॉक्स को। ठीक है, तो वन डायमेंशन बॉक्स है तो इसमें क्या कह रहे हो कि आप किस एक्सिस के अलोंग जा रहे हो, आप अलोंग एक्स एक्सिस बात कर रहे हो। ठीक है, वन डायमेंशन की बात कर रहे हो, तो अब बॉक्स है वो हमारा क्या होगा, ये वाला जो रीजन होगा इसको हम क्या कह रहे हैं, वन डायमेंशन बॉक्स। ठीक है, और एक्स एक्सिस के अलोंग हम क्या कह रहे हैं कि वो जो विड्थ है वो हमारी क्या है, एक तरह से फाइनाइट है, और एक्स है वो डायमेंशन है जो इस बॉक्स का वो शुरू कहाँ से हो रहा है, वो हम कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू 0 से लेकर और ये कहाँ तक है आपका, x इज इक्वल टू a तक है। तो आपका जो पोटेंशियल होगा वो किस में लाई करेगा, एक तरह से इस वाले रीजन के अंदर, जो पार्टिकल के जो मिलने की जो चांसेस होंगे वो हमारे क्या होंगे, सिर्फ इस रीजन के अंदर होंगे। ठीक है, जो हमने क्या कहा है कि x इज इक्वल टू 0 से लेकर हमारा x इज इक्वल टू a तक। ठीक है, आउटसाइड अगर आप बॉक्स में बात कर रहे हो, जैसे इन्होंने बोला था कि अगर हमारा x की वैल्यू है वो लेस देन जीरो वाला रीजन कौन सा है, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला रीजन है। ठीक है, एंड आपने क्या कहा था कि x इज ग्रेट a से अगर हम आगे प्रोसीड करते हैं, x को अगर हम a से आगे लेके जाते हैं तो वो रीजन है वहां भी पोटेंशियल है वो हमारा क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, जो वॉल्स हमने ली है उनके कोरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है वो हमने क्या कहा है कि टेंड्स टू इनफाइनाइट है, एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट कहने का मतलब क्या होता
है कि जो पोटेंशियल अब हमारे पार्टिकल के पास है, पार्टिकल के पास पोटेंशियल कितना है, 0 है। ठीक है, तो 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इन जो वॉल्स है उनको पेनिट्रेट करके नेक्स्ट रीजन में वो जा सके। ठीक है, तो आप इस तरह से रिप्रेजेंटेशन शो करोगे कि मतलब x इज इक्वल टू 0 से लेकर हमारा पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 0। एंड आउटसाइड द बॉक्स अगर हम बात करते हैं तो वहां पोटेंशियल है वो हमारा क्या है, इनफाइनाइट है। उसके बाद फिर आप बात करते हो कि द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज फिक्स्ड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, देन वेव फंक्शन इज गिवन बाय। अब जैसे हमने पोटेंशियल स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन है वो पीछे लिखी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई पार्टिकल है जिसके लिए एनर्जी है वो ई है, ठीक है, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, साई ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स जीरो एंड ई रेज टू पावर आइटा ई टी एंड डिवाइडेड बाई आपका एच क्रॉस। ठीक है, तो जैसे आपने टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन जो की थी उसमें आपने क्या कहा था कि जो साई ऑफ साई है वो हम एक्स टी लिख रहे हैं। एक्स टी का मतलब क्या है कि एक तरह से वो वेव फंक्शन है वो हमारा पोजीशन कोऑर्डिनेट और जो हमारा टाइम कोऑर्डिनेट है इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको हम दो वेव फंक्शन एक तरह से दो फंक्शन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक फंक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका ऊपर डिपेंड करता है, वो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है। एंड जो सेकंड वाला पोर्शन है उसमें आपका क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट पोर्शन भी होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, साई ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स जीरो एंड ई रेज टू पावर माइनस आइटा ई टी एंड डिवाइडेड बाई आपका एच क्रॉस हो गया। ठीक है, साई ऑफ एक्स सेटिस्फाई द टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर हम स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन लिख रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन कोऑर्डिनेट प्लस 2m डिवाइडेड बाई एच क्रॉस स्क्वायर और साथ में क्या है हमारा e माइनस वी ऑफ एक्स साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन हम जो पोटेंशियल इन वन डायमेंशन केस, जो हमारा जो सिस्टम हम जो स्टडी कर रहे हैं उसके केस में हमने क्या कहा है कि हम मान के चल रहे हैं कि जो पोटेंशियल है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन है, हमारी जो थर्ड इक्वेशन जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें हमें क्या करना है, पोटेंशियल है उसकी वैल्यू को हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट करेंगे। ठीक है, बाकी इक्वेशन है वो हम एज इट इज लिखेंगे तो हमारे पास जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा कि डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन कोऑर्डिनेट प्लस हमारा क्या है 2me डिवाइडेड बाय h क्रॉस के एस साई इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ इक्वेशन होगी। ठीक है, उसके बाद टोटल एनर्जी इज E इज द टोटल एनर्जी एज द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। ठीक है, अब हमने क्या कहा है कि जो टोटल एनर्जी है वो हमारी E है। ठीक है, एंड जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी क्या है, 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो पार्टिकल है उसके पास जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि एनर्जी है वो क्या है, एक तरह से हाफ एम वी स्क्वायर है, क्योंकि हमने क्या कहा जो पार्टिकल है उसके पास अब जो टोटल एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में है, जो पार्टिकल की मूवमेंट है उसकी वजह से है, और हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। ठीक है, अब एनर्जी होगी वो क्या होगी आपकी हाफ एम वी स्क्वायर, हम क्या कर सकते हैं 2m से इसको ऊपर मल्टीप्लाई एंड नीचे आप m से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, m से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, m से नीचे डिवाइड करोगे तो मॉडिफाई करके अपने पास ऊपर बच जाएगा m स्क्वायर एंड v स्क्वायर एंड नीचे अपने पास बचेगा 2m। ठीक है, इसको रीअरेंज करके या फिर हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, m एंड v है वो हमें क्या देता है, मोमेंटम। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, pm स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका 2m एंड जो अब एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, साथ में क्या लगा रखा है x, क्योंकि हम x के कॉरस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, अगर हम 2m है इसको हम इस e के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2me एंड डिवाइड, जैसे हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 में अपने पास क्या है, 2me एंड डिवाइडेड बाई h क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, 2me डिवाइडेड बाई h क्रॉस स्क्वायर, और अपने पास क्या है कि 2me यहां से आया है कि 2me है वो किसके इक्वल है, p ऑफ x स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई आपका क्या हो गया, h क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, 2me की जगह पे वैल्यू पुट कर दी p ऑफ x स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई h क्रॉस स्क्वायर।
ठीक है। अब आपने पढ़ा था जब आपने क्वांटम की स्टार्टिंग की थी कि एनर्जी है उसको भी हम एक तरह से एच क्रॉस ओमेगा लिख सकते हैं। सेकंड थिंग है कि वो मोमेंटम है उसको भी हम जो वेव वेक्टर है जो आपका प्रोपेगेशन कांस्टेंट है एक तरह से उसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हो P इज इक्वल टू एच क्रॉस के। ठीक है, तो आप यहाँ पे P ऑफ एक्स है इसको एच क्रॉस के की फॉर्म में लिखोगे तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, P ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम कर सकते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 4 अपने पास है इसकी वैल्यू है जो आपकी, अब हम 2me डिवाइडेड बाई एच क्रॉस स्क्वायर इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, के स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो हम आगे आते हैं। आगे हम करेंगे कि जो सेकंड डेरिवेटिव था हमारा साई का विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल कोऑर्डिनेट प्लस के स्क्वायर, यहाँ पे 2me डिवाइडेड बाई एच क्रॉस स्क्वायर की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे के स्क्वायर एंड साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें क्या मिल गई, इक्वेशन फिफ्थ। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फिफ्थ विल बी, अब जो ये जो इक्वेशन है इसका जनरल सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या होगा, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर आइटा के एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस आइटा के ऑफ एक्स। ठीक है, तो इक्वेशन सिक्स है कि उसका सॉल्यूशन होगा जो हमने इक्वेशन फिफ्थ निकाली है, वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब यहाँ पे ए एंड बी है वो क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। साई हैज टू सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन वेयर द पोटेंशियल इज डिसकंटीन्यूअस। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, जो हम कंसिडर जो हम सिस्टम कंसिडर करके चल रहे हैं, जैसे हम ये बॉक्स कंसिडर करके चल रहे हैं तो x is equal to 0 and x is equal to a are the boundaries, ठीक है, for our system। तो हम क्या कहेंगे कि भाई बाउंड्रीज कंडीशन फॉलो करने का मतलब है कि वेव फंक्शन है वो हमारा इन बाउंड्रीज के ऊपर क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, जैसे इन्होंने आगे बाउंड्रीज उनके बारे में मेंशन भी किया हुआ है कि बाउंड्रीज है वो हमारे सिस्टम के लिए क्या है कि x is equal to 0 and x is equal to a। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, अब आप क्या करोगे, आपने क्या करना है कि ये बाउंड्री कंडीशंस हैं, अगर हम वेव फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात कर रही हैं तो हम क्या कहेंगे कि x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a, इन दोनों बाउंड्रीज के ऊपर हमारा वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, कॉन्टिन्यूस की बात कर रही हैं। तो अब हमारा काम क्या होगा कि अब हम करेंगे कि x इज इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 6, जो हमने क्या कहा है कि जो जनरल सॉल्यूशन है किसका, साई का। ठीक है, इसमें इस 6 इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे कि x इज इक्वल टू 0 और हम कहेंगे कि अगर ये उसको फॉलो करता है तो हमारा वेव फंक्शन इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो आप इक्वेशन नंबर 6 में पुट करोगे 0, यहाँ 0 पुट किया तो e रेज टू पावर 0 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। तो आप क्या लिखोगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, उसके बाद हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट जो बाउंड्री है वो अपनी क्या है कि x इज इक्वल टू a है। ठीक है, तो हमारा काम क्या है कि a जहाँ पे जो x है इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे। तो हमने लिखा a को एज इट इज e रेज टू पावर आइटा के a प्लस b e रेज टू पावर माइनस आइटा के a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वेव फंक्शन का जनरल सॉल्यूशन था वो हमें मिल गया। ठीक है, उसके बाद आप बताओ कि ए और बी क्या है, यहाँ पे बाउंड्री एक तरह से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, आप इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को फाइंड आउट करना चाहते हो तो फाइंड आउट करने का जो आपका मतलब एक तरह से एक तरीका है वो सिर्फ ये है कि साई है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए बाउंड्रीज के ऊपर। ठीक है, अब बाउंड्रीज के ऊपर बोल रहा है तो आपको बाउंड्रीज के बारे में पता होना चाहिए। बाउंड्रीज कौन से होंगे, एक तरह से एंड पॉइंट है जो सिस्टम हम कंसिडर करके चल रही है उसके। ठीक है, तो एंड पॉइंट में हम क्या कहेंगे कि x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है कि x जो हमारा वेव फंक्शन जो 6 इक्वेशन की हम बात कर रही हैं उसमें हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और हमारा वेव फंक्शन क्या आएगा, 0 आना चाहिए। उसके बाद हम इसमें x की जगह पे a पुट करेंगे और वेव फंक्शन हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब हम इन्हीं का यूज करके आगे क्या करेंगे, वेव फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो हमने क्या कहा कि हम जब 0 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है कि a इज इक्वल टू माइनस बी।
ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 8th इक्वेशन है इसके अंदर हम पुट करेंगे जो हमारा 7th इक्वेशन से आया है कि a इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, अब 7th इक्वेशन से हमें मिल गया a इज इक्वल टू माइनस बी, इसको हम पुट करेंगे 8th इक्वेशन में, एंड 8th इक्वेशन में पुट करोगे तो आप क्या करोगे, e रेज टू पावर आइटा के ए। ठीक है, बी की जगह पे आपने माइनस ए कर दिया, तो ए को थ्रू आउट आपने क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। ठीक है, कॉमन निकालने के बाद आप क्या कहोगे, ए ई रेज टू पावर आइटा के ए माइनस ई रेज टू पावर माइनस आइटा के ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब क्या कर सकते हो आप इसको साइन फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए जो एक्सपोनेंशियल पोर्शन है इसके अंदर क्या आना चाहिए, डिवाइडेड में आपकी जो डिवीजन है इसके अंदर आपका आना चाहिए 2 आइटा। अब 2 आइटा आना चाहिए तो आप क्या करोगे, 2 आइटा से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे एंड 2 आइटा से आप इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, आपने 2 आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आइटा से डिवाइड कर दिया, तो जो ब्रैकेट वाली जो टर्म है वो हमें क्या देगी, साइन ऑफ के ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो इक्वेशन 8 थी उसमें आपने क्या किया है, a इज इक्वल टू माइनस बी पुट कर दिया, b को रिमूव कर दिया, उसकी जगह पे आपने माइनस ए पुट कर दिया। इसको एक्सपोनेंशियल पोर्शन को एक तरह से सिंप्लीफाई करने के लिए आपने साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आप क्या कह रहे हो कि ये दो चीजें हैं, 2 आइटा a एंड साइन ऑफ के इज इक्वल टू 0, दो चीजें 0 है, तो अपने पास दो पॉसिबिलिटी है, आइदर दे शुड बी 0 एंड सेकंड वन अपना क्या आना चाहिए कि भाई जो साइन डिपेंडेंट जो पोर्शन है वो अपना 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि साइन ऑफ के ए इज इक्वल टू 0, कोई कांस्टेंट है उसको हम इस ये वाला जो कांस्टेंट हमने अज्यूम किया है तो हम कह रहे हैं कि ये इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो सेकंड जो पॉसिबिलिटी अपने पास है वो अपना क्या हो जाएगा, साइन ऑफ के ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइन ऑफ थीटा 0 होता है तो हम क्या कहते हैं, थीटा मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि a इज इक्वल टू, यहाँ पे थीटा अपना क्या है, k एंड a है, इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, उसके बाद आप कहोगे कि n के लिए जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, 1 2 3 4 5, इस तरह से आगे कोई भी वैल्यू है वो हो सकती है n की। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, k मिल गया, जो हमने प्रोपेगेशन कांस्टेंट की बात की थी, और वो क्या है मिला है हमें, k इज इक्वल टू n पाई बाई a। ठीक है, a है वो हमारी क्या है, विड्थ ऑफ, जो हम बॉक्स की बात कर रहे हैं उसका डायमेंशन कितना है वो हमें a है। ठीक है, n है वो कोई नंबर है, n पाई है वो अपना क्या होगा, एक कांस्टेंट हो गया। उसके बाद है कि 0 एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ n इज नॉट परमिसिबल। जो n हम ले रहे हैं, हमने क्या कहा है कि n के लिए जो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या है, 1 2 3 4 5 इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो n की वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती, उसके बाद कोई नेगेटिव वैल्यू है वो भी नहीं हो सकती, तो अब उनका वो रीजन देगा कि क्यों नहीं हो सकती। तो फर्स्ट थिंग है, फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, द वैल्यू ऑफ a कांट बी 0 एज इट लीड्स टू 0 वैल्यू ऑफ b, एंड a एंड b है उन दोनों का खुद का रिलेशन है, a इज इक्वल टू माइनस बी, देन द वेव फंक्शन विल वैनिश। ठीक है, अब इसने कहा कि मतलब अगर हम 0 वैल्यू ले रहे हैं, a की वैल्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसने ये कहा कि ये जो वैल्यू है इसमें हमने कहा था कि दोनों पॉसिबिलिटी है, 2 तो 0 हो नहीं सकता, आइटा भी हमें पता है -1 होता है, आइटा स्केयर -1 होता है। उसके बाद फिर आपका क्या हो गया कि a है, हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहा, तो इसने कहा कि अगर हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो हम अज्यूम करके चल रहे हैं, अगर हम इसको 0 ले लेते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि भाई अगर हम इसको 0 लेते हैं, जो a की वैल्यू है अगर हम इसको 0 ले लेते हैं तो क्या होगा, a अगर हमने 0 ले लिया तो इसने क्या कहा कि a और b है उन दोनों में रिलेशन है, a इज इक्वल टू माइनस बी है। ठीक है, तो a 0 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है एक नेगेटिव साइन के साथ b भी दोनों इक्वली है। ठीक है, तो a 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि b को भी 0 होना पड़ेगा, एंड a भी 0 हो गया एंड b भी 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने यहाँ पे बोला था कि साई इज इक्वल टू a e रेज टू पावर आइटा के एक्स प्लस b e रेज टू पावर माइनस आइटा एक्स, एक जनरल जो सॉल्यूशन की हमने बात की थी, इसमें अगर हमने a को भी 0 ले लिया, इसमें अगर हमने b को भी 0 ले लिया, दोनों वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारा जो वेव फंक्शन जो हमने अज्यूम किया है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं वो 0 वैल्यू मिलेगी उसकी हमें, जो कि एक तरह से फिजिकली हम कह सकते हैं कि वो चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वैलिड नहीं है। सेकेंड थिंग इसने क्या कहा कि अगर हम n की वैल्यू 0 लेते हैं, n अगर जैसे हमने कहा कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 इस तरह से प्रोसीड करेगा, तो अगर ऐसा होता है कि अगर हम n की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो n अगर हम 0 लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो देखो बच्चों जैसे हमने कहा कि k इज इक्वल टू n पाई बाई a। ठीक है, तो अगर n आपने 0 लिया तो ऑब्वियस सी बात है k की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रिलेशन जो निकल
के आया है वो क्या है कि k इज इक्वल टू n पाई बाई a है, ठीक है। तो n आप क्या बताओगे, जैसे आप रीजन दोगे इस चीज के लिए, वहां तो आपने लिख दिया कि n शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 3 6 इस तरह से, और आप यहाँ पे रीजन दोगे कि n जीरो क्यों नहीं हो सकता, तो उसका रीजन दोगे आप कि n हमारा जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम n जीरो लेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो k की वैल्यू है वो अपनी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एंड अगर k की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो आप क्या कहोगे कि p इज इक्वल टू h क्रॉस k है, ठीक है। तो p जीरो हो गया, एंड p है वो उसका और एनर्जी का क्या रिलेशन है, एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ठीक है। तो आप कहोगे कि n अगर जीरो हो गया तो उससे k जीरो हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला ये है k इज इक्वल टू n पाई बाई a। अब अगर k जीरो हो गया तो फिर आप कहोगे कि मोमेंटम जीरो हो गया, एंड मोमेंटम जीरो हो गया तो आप कहोगे कि उसी के ऊपर डिपेंड कर रही है हमारी एनर्जी, ठीक है, क्योंकि आपने क्या कहा है कि टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, जीरो है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम विल बी जीरो, दैट लीड्स टू पार्टिकल इन रेस्ट फॉर ऑल द टाइम विच इज फिजिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आप इसका एक रीजन दोगे कि n क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपका k जीरो को टेंड्स करेगा, एंड k अगर जीरो हो जाता है तो आपका मोमेंटम जीरो हो जाएगा, मोमेंटम जीरो हो जाएगा तो आप रीजन दोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी जीरो हो जाएगी, एंड एनर्जी जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब वो पार्टिकल किस तरह से फिजिकली एक तरह से एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सेकेंडली, इफ यू कंसिडर n इज इक्वल टू जीरो देन k विल बी जीरो, एंड विच मीन्स आपका जो वेव फंक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, एक तरह से जीरो, ठीक है। वेव फंक्शन वैनिश हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेव फंक्शन अगर जीरो हो रहा है तो वेव फंक्शन, जैसे यहाँ बोला आपने कि वेव फंक्शन है वो एक तरह से इसकी फॉर्म में है, साइन की फॉर्म में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो के जीरो हो गया तो आपका वेव फंक्शन है वो जीरो हो गया, एंड वेव फंक्शन अगर जीरो हो गया तो आप क्या कहोगे कि वेव फंक्शन का जो स्केयर होता है वो हमें क्या देता है, पार्टिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, ठीक है। तो अगर हमारा साइज जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल है वो एक तरह से बॉक्स में हो गई नहीं, ठीक है। probability density of the particle within the box will be zero, तो एक तरह से ये चीज भी हमारी फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो नेगेटिव वैल्यू ऑफ n सिंपली लीड्स टू रिपीट द वैल्यू फॉर द पॉजिटिव n, सो डोंट गिव इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। नेगेटिव वैल्यू ऑफ n के कोरस्पॉन्डिंग हमें इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है वो नहीं मिलते, तो n की जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी हम अवॉइड करते हैं। पॉजिटिव है वो हम शुरू करेंगे किससे, 1 2 3 4 5 इस तरह से प्रोसीड करेंगे। हम कहेंगे कि जीरो नहीं हो सकती, और क्यों नहीं हो सकती वो रीजन आप ये यहाँ से इस तरह से पॉइंट्स की फॉर्म में दे देना, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या कहा कि साई ऑफ एक्स, अब हमें पता चल गया कि के की वैल्यू क्या है। अब साई से शुरू करोगे आप, ए ई रेस टू पावर आइटा के एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस आइटा के एक्स इज इक्वल टू, आपने किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, साइन के फॉर्म में। तो आप क्या करोगे, 2 आइटा ए साइन ऑफ के एक्स, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 आइटा ए है आपका, मतलब एक तरह से जो तीनों चीजें हैं, ए है वो भी हमने कॉन्स्टेंट ट्रीट किया, उसके बाद आप कहोगे 2 भी कॉन्स्टेंट है, आइटा है वो भी एक तरह से कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। तो जो 2 आइटा ए है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इन्होंने क्या नाम दे दिया, एक कैपिटल सी सी, ठीक है। कैपिटल सी है वो एक तरह से अलग कोई कांस्टेंट है वो हमने अज्यूम कर लिया, एंड नाउ साइन साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी साइन ऑफ के ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 10। उसके बाद हमें, अब हमारा काम क्या है, हमें निकालना है जो ये सी है, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द सी वी विल यूज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ठीक है। तो पहले जो हमने वीडियोस हैं उसमें बच्चों डिस्कस किया है कि व्हाट इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन एंड व्हाट इज कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि जो वेव फंक्शन है वो हमारा क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। एंड नॉर्मलाइज्ड के लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि जो हमारा वेव फंक्शन है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, उन दोनों के प्रोडक्ट लेते हैं, जो भी रीजन आप कंसिडर करके चल रही हैं उस रीजन के ओवर आप क्या करते हो, उसका इंटीग्रेट करते हो, ठीक है। एक तरह से प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो, एंड वो नेट प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आनी चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 1। और अगर 1 आ जाता है तो हम कहते हैं कि जो हमारा वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड है।
और अगर नहीं है तो वो हमें नॉर्मलाइज करना पड़ता है। करने के लिए हम क्या करते हैं, उस वेव फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड फिर अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो कांस्टेंट तो एज इट इज रहेगा। तो जब आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालते हो तो वो सी स्केयर आपका, या जो भी कांस्टेंट आप अज्यूम कर रहे हो, स्केयर के फॉर्म में आपका इंटीग्रेशन से बाहर मिल जाता है। आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हो सी स्केयर या फिर ए स्केयर, जो भी आप नॉर्मलाइजेशन के लिए कांस्टेंट यूज कर रहे हो, उसको हम क्या कर सकते हैं, 1/, जो आपने प्रोबेबिलिटी का जो इंटीग्रेशन किया है वो आप डिवीजन में लेके उन दोनों को सोल्व कर सकते हो। तो सेम उसी तरह से अब हम यहाँ पे यूज करेंगे इसको। तो हमने क्या करना है कि हम हमारा जो वेव फंक्शन है उसका हम स्केयर लेंगे, जो प्रोबेबिलिटी की आप बात करते हो, तो साइज स्केयर, उसके साथ में हमने क्या कहा, इंटीग्रेशन लेते हैं जिस आप रीजन को कंसिडर करते हो। ठीक है, तो अपने पास अब क्या है, सिर्फ एक नॉर्मलाइजेशन, एक मतलब 1 डायमेंशन बॉक्स की बात कर रहे हो जिसकी विड्थ है वो 0 से लेकर a तक वेरी करती है। तो हमने क्या कर दिया कि इंटीग्रेशन में वैल्यू है वो वेरी की है 0 से लेकर a तक है, एंड साई स्क्वायर एंड dx इज इक्वल टू 1। ठीक है, यूजिंग द वैल्यू ऑफ द साई वी विल गेट, अब हमें क्या मिल जाएगा, c स्क्वायर। अपने पास वेव फंक्शन है वो क्या है, वो है अपने पास वेव फंक्शन c साइन ऑफ kx, c साइन ऑफ kx है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, सी स्क्वायर एंड 0 से लेकर a, और ये आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर kx, एंड आपका क्या हो गया, dx इज इक्वल टू 1। सी है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, हमने बाहर ले लिया। 0 से लेकर आप इंटीग्रेट करोगे, वेव फंक्शन है उसके अंदर अपना क्या है, साइन है, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर k ऑफ x है। अब आपको क्या करना है, इसमें इंटीग्रेशन के लिए हम इसको क्या करेंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 1 माइनस 1/2, एंड साथ में क्या जाता है ब्रैकेट में 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, सेम उसी तरह से आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे। सोल्व करने के बाद बच्चों आपको क्या मिलेगा, एक तरह से कि आपको मिलेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/a। ठीक है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/a, और उसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, c इज इक्वल टू √2/a। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सी स्क्वायर को एज इट इज रहने दोगे, इसको सोल्व करोगे। सोल्व करने के बाद 1/, ये वाली जो पूरी टर्म है वो हमारी यहाँ नीचे आ जाएगी। ठीक है, नीचे आने के बाद फिर आप उसको रीअरेंज कर लेना, एंड रीअरेंज करने के बाद फिर आप क्या कहोगे कि c इज इक्वल टू √2/a। सॉरी, नाउ दिस इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अब हमें कांस्टेंट की वैल्यू पता चल गई, तो अब हमारा जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा वो हमें क्या मिलेगा, साई ऑफ nx इज इक्वल टू, जो भी कांस्टेंट होता है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं, एंड वेव फंक्शन हमारा एज इट इज रहता है। वेव फंक्शन में अपने पास क्या था, साइन ऑफ kx, लेकिन k हमारा क्या था, n π/a, एंड साथ में क्या था, x था। ठीक है, दिस इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर द पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स। तो बस ये आपका कंप्लीट टॉपिक था। स्टार्टिंग में आपको बस जैसे एग्जाम में आता है एक तरह से इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये। तो ये जैसे मैंने आपको इस वीडियो में जो बताया है वो सिर्फ पार्ट 1 है। इसका जो बचा हुआ जो सेकंड जो पार्ट है जिसमें हम आइगन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। आइगन, ये जैसे वेव फंक्शन हमें मिल गया, ठीक है, तो वेव फंक्शन है, उसके बाद आपको आगे डिफरेंट डिफरेंट जो आइगन फंक्शंस हैं, वेव फंक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आइगन वैल्यूज क्या होंगी, उसके बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी की कौन सी पॉसिबिलिटीज होंगी, किस टाइप का डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है वो हमें मिलेगा। उसके बाद जैसे मतलब क्या कहते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी क्या होगी, वो सारी चीजें हैं वो हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था कि जो फ्री पार्टिकल है, ठीक है, तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको स्टार्ट करना है कि अगर वो फ्री पार्टिकल बोल रहा है तो वो फ्री पार्टिकल किसको बोल रहा है। ठीक है, फ्री पार्टिकल का मतलब क्या है कि पार्टिकल है उसके पास कोई भी एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, उसकी जो एनर्जी है वो उसके मोमेंट की वजह से है। ठीक है, तो आप कंसिडर करके चलोगे जो एनर्जी है टोटल वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। आप स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से शुरू करोगे, फिर आप उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करोगे। बात करने के बाद जो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन है उसमें हम सॉल्यूशन से पहले ये लेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे केस में क्या है कि V इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन लेने के बाद फिर हमने क्या करना है, आगे प्रोसीड करना है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी कांस्टेंट है उनको हमने बाउंड्री कंडीशंस का यूज करके हमने क्या करना है, उनको फाइंड आउट करना है। एंड फाइंड आउट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि भाई जो हमें वेव फंक्शन मिल गया, ठीक है, तो वेव फंक्शन मिलने के बाद जो हमने जो कांस्टेंट C है उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे नॉर्मलाइजेशन
नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है उसका यूज करके, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन को यूज करके सी है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। एंड जब नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमें मिल जाता है तो हमारा बस अब लास्ट में काम यही बचता है कि हमें वेव फंक्शन के अंदर उस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब जो हमारा जो फाइनल उस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद जो वेव फंक्शन आता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों बस आज इतना ही करना है आपको, ये वाला पोर्शन, कि बस जो वेव फंक्शन है वो हमारा वन डायमेंशन बॉक्स के अंदर किस तरह से आता है, बस इतना पोर्शन है। नेक्स्ट जो बचा हुआ जो भी इसका है आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन एंड एनर्जी की जो भी वैल्यू होगी, डिस्क्रीट किस तरह से वेरी करेंगी, एन के साथ किस तरह से बिहेवियर होगा उनका, और उसके बाद 0 पॉइंट एनर्जी है वो क्या होगी, ठीक है, वेव फंक्शंस उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। So thank you very much, and if you like my video then like, share and subscribe my channel also. Thank you.